कोल्ड पैलेस में एक बेइज्जत की हुई रखैल, ये है मेरी नई पहचान और ये है मेरा पहला दिन। आंगन में आग की लपटें चटक रही थी, चिंगारियां उगल रही थी, मैं उनमें शकरकंद भून रही थी। जली हुई मिठास की महक इस वीरान कोल्ड पैलेस की पहचानी हुई सीलन और सरन की गंध में घुल रही थी। पेट में चूहे कूद रहे थे। जिस लेडी लू की जगह मैं यहां सड़ रही हूं, उसकी कहानी भी क्या खूब थी। हुआ यूं कि 3 दिन पहले जब मैं शाही बाग में झूले पर बैठी थी, महाराज का लाडला कुत्ता जनरल ब्रीज एक तितली के पीछे भागा आ रहा था। मस्ती में चूर उसने मुझे देखा ही नहीं और सीधा झूले के खंबे से जा टकराया। जोर की चीख निकली और उसके माथे पर एक बड़ा सा गुमटा उगाया। सम्राट ने तो ऐसा मातम मनाया मानो किसी ने उसका कलेजे ही चीर दिया हो। उन्होंने कुत्ते को गोद में उठाया और मेरी तरफ उंगली दिखाकर गरजे, दुष्ट औरत, हमारे प्यारे कुत्ते को चोट पहुंचाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? और बस हो गया फैसला। 3 दिन की शाही मेहरबानी के बाद मैं लूना से कोल्ड पैलेस की लेडी लू बन गई। मुझे अपनी सफाई में एक लफ्ज कहने का मौका तक नहीं मिला। सच कहूं, वो आदमी खुद एक नंबर का कुत्ता है। यहाँ की जिंदगी तो मेरी सोच से भी बदतर थी। 3 टूटे फूटे कमरे, जिनकी हर दरार से सर्द हवा सीधे रूह में उतरती थी। एक मिट्टी का चूल्हा जो बस उम्मीदों के सहारे टिका था, और राशन दिन में 2 बार पत्थर जैसा एक बन और एक कटोरी इतना पतला सूप कि उसमें अपनी शक्ल दिख जाए। ऊपर से एक बूढ़ा कांपता हुआ हिजड़ा स्टीवर्ड फू, जो मेरा गार्ड भी था और खाना देने वाला भी। जब भी वो दरवाजे पर खाने का डिब्बा पटकता तो मुझे ऐसे घूरता जैसे मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूं। उसका पसंदीदा डायलॉग था, लेडी लू, अपनी ताकत बचाओ, फालतू की मुसीबत मत खड़ी करो। हाँ, क्यों नहीं, चुपचाप यहां भूखे मर जाऊं जहां चूहे भी झांकने से डरते हैं। उन्हें क्या पता मैं 21वीं सदी की एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं, एक जुगाड़ू मेकर। क्या मैं चुप बैठने वालों में से हूं? नहीं, जिंदा रहने के लिए, पेट भरने के लिए मुझे आविष्कार करना था। लेकिन शुरुआत कहां से करूं? मेरे पास धूल, मकड़ी के जालों और टूटी ईंटों के सिवा कुछ नहीं था। तभी मेरी नजर उन पुराने चूहों के कुतरे हुए फर्नीचर पर पड़ी। आंखें चमक उठीं। पुरानी मेज की टांगें बेहतरीन जलाऊ लकड़ी थीं। ड्रेसिंग टेबल के दराज एक समान मोटाई के थे, बढ़िया सामान। एक टूटे स्टूल के अंदर सूखी घास भरी थी, वो भी काम की चीज थी। स्टीवर्ड फू ने दरवाजे की दरार से झांका तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लेडी लू, तुम ये क्या कर रही हो? मैंने हाथ में आधी ईंट घुमाते हुए स्टूल का फ्रेम तोड़ा और बोली, फू, इसे कहते हैं संसाधनों का सही इस्तेमाल या जुगाड़। चिंता मत करो, छत नहीं गिरेगी। वो बड़बड़ाता हुआ चला गया। पागल हो गई है, पूरी तरह पागल हो गई है। पहला आविष्कार, पेट की आग बुझाने का जुगाड़। वो मिट्टी का चूल्हा ईंधन का दुश्मन और धुएं का दोस्त था। तभी मेरी नजर आंगन में पड़े एक टूटे कमर जितने ऊंचे मर्तबान पर पड़ी। उसकी तली में एक लंबी दरार थी, इसीलिए वो बेकार पड़ा था, पर मेरे लिए वो एक रेडीमेड स्टोव था। मैंने उसे ईंटों पर टिकाया, दरार को हवा के लिए छोड़ दिया, दराज के पैनल को घिस घिस कर ढक्कन बनाया, मेज की टांग से चिमनी लगा दी और गीली मिट्टी से सारी दरारें बंद कर दी, और तैयार था मेरा घर का बना स्लो बर्न स्टोव। जब फू बन लेकर आया तो उस काले जुगाड़ को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। ये क्या बला है? रसोई के देवता की नई सवारी, मैंने मुस्कुराकर कहा। अब धुआं चेहरे पर नहीं लगेगा। मैंने लकड़ी जलाकर दिखाई। धुआं सीधा चिमनी से बाहर। मैंने पत्थर जैसे बन अंदर डाले और 2 घंटे बाद जब ढक्कन खोला तो वो नरम और गर्म थे। उनमें लकड़ी की सौंधी सौंधी महक थी। फू ने बन को देखा, फिर स्टोव को, फिर मुझे। एक लंबी खामोशी के बाद बोला, बुरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा आविष्कार, जिंदगी में थोड़ी सफाई। पेट का जुगाड़ तो हो गया, पर यहां का पानी जहर जैसा था। बाल ऐसे चिपचिपे थे कि सब्जी छौंक लो और बदन पर खुजली से बुरा हाल था। इंसान कहलाने के लिए नहाना जरूरी था। उसी मर्तबान को मैंने एक फिल्टर में बदल दिया। नीचे कंकड़, फिर चारकोल और ऊपर साफ रेत।
जब मैंने उसमें गंदा पानी डाला और नीचे बर्तन में जो पानी टपका वो शीशे की तरह साफ था। फू ने एक घूंट पिया और बोला, कमाल है, क्या किसी देवता ने सिखाया है? इसे विज्ञान कहते हैं फू, मैंने गर्व से कहा। अब बारी थी शावर की। पेड़ की एक टहनी से एक छोटा मटका लटकाया, उसमें छेद करके बांस की नली लगाई, पानी भरकर दिन भर धूप में गर्म होने दिया। फिर एक पुरानी चादर का पर्दा लगाकर जब मैंने उस गर्म पानी की धार अपने ऊपर पड़ने दी, कसम से जन्नत महसूस हो गई। मैं लगभग रो पड़ी। आज जाकर मुझे लगा कि मैं फिर से एक इंसान हूं। मेरी ठोक पीट सुनकर बगल वाली फे, जो एक डांसर थी, हमेशा ताने मारती, लेकिन अब उसे चुप कराना था। मुझे साबुन बनाना था। खाना पकाने से बची चर्बी, जंगली रीठा के फल और लकड़ी की राख का पानी, मैंने सबको मिलाकर एक घोल बनाया। गंध तो अजीब थी, जिसे सूंघकर फे तुरंत दीवार पर चढ़ाई। लूना, क्या सलाह रही हो? ये अच्छी चीज है, बहुत अच्छी, मैंने जवाब दिया। कुछ दिन बाद टूटे बर्तनों के सांचों से पीले बदसूरत साबुन के टुकड़े निकले, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पानी में रगड़ा, झाग का अंबार लग गया। मेरे बाल रेशम जैसे मुलायम हो गए, कपड़ों से दाग ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। नतीजा देखकर दीवार पर लटकी फे की आंखें फटी रह गई। वो बदसूरत पीला टुकड़ा सच में सफाई करता है? मैंने झाग से भरा सिर हिलाया। उसके चेहरे पर हैरानी, लालच और फिर एक बनावटी मुस्कान आई। लूना, हम तो बहने हैं। सीधे मुद्दे पर आओ, मैंने उसे टोका। कुछ चाहिए तो बदले में कुछ देना होगा। मैंने उसके बालों में लगे चांदी के पिन की तरफ इशारा किया। पहले तो वो बहुत चिल्लाई, पर फिर अपने गंदे बालों और मेरे साफ कपड़ों को देखकर उसने पिन फेंक ही दिया। 3 टिकिया देना। और बस फे मेरी पहली कस्टमर और चलती फिरती एडवर्टीजमेंट बन गई। जल्द ही लेडी वांग, लेडी ली और यहां तक कि गॉसिप क्वीन नौकरानी पीच भी मेरे साबुन की ग्राहक बन गई। कोई रूमाल से, कोई चीनी से, तो कोई भुने हुए बीजों से साबुन खरीद रहा था। मेरा आंगन सामान से भरने लगा। स्टीवर्ड फू अब खाना जमीन पर नहीं पटकता था। एक दिन उसने धीरे से कहा, लेडी लू, ये सब बहुत बढ़ रहा है। अगर बात बाहर पहुंची तो क्या? मैं हाथ से चलने वाला पंखा बनाने में लगी थी। मैं पहले ही कोल पैलेस में हूं, अब मुझे कहां भेजेंगे? अगले दिन मेरे बन के नीचे अचार की कुछ फांके रखी थी। बूढ़ा फू दिल का बुरा नहीं था। अगले प्रोजेक्ट्स और एक सुनहरा मौका। गर्मियां आते ही मैंने जंगली जड़ी बूटियों से मच्छर भगाने वाली पोटलियां, स्प्रे और खुजली की बाम बना ली। मेरा कोल्ड पैलेस जनरल स्टोर अब पूरी तरह से चल पड़ा था। पीच मेरे सामान को बाहर नौकरानियों में बेचती और बदले में सुई धागे, कपड़े और नमक जैसी जरूरी चीजें लाती। मेरी जिंदगी काफी सुधर गई थी, पर अब एक दिक्कत थी। मैंने कोल्ड पैलेस का सारा कबाड़ इस्तेमाल कर लिया था। अब नया सामान कहां से आए? तभी पीच एक खुशखबरी लाई। युलान त्योहार पर महल की सफाई होगी और सारा बेकार सामान महल के पीछे कचरा घर में जलाया जाएगा। कचरा घर? मेरी आंखें चमक उठी। वहां क्या क्या होता है? सब कुछ, टूटी लालटेनें, पुरानी जाली और कुछ टूटे हुए पश्चिमी घड़ी के पुर्जे भी। घड़ी के पुर्जे? ये तो खजाना था। मैंने पीच से वादा लिया कि वो मेरे लिए वो पुर्जे जरूर लाएगी, बदले में 2 गुना इनाम। त्योहार के 3 दिन बाद पीच अंधेरे में एक भारी बोरी लेकर आई। उसके अंदर थे टूटे फ्रेम, जाली, तांबे के तार और एक डिब्बे में जंग लगे गियर, स्प्रिंग और छोटे छोटे चुंबक। मैं खुशी से झूम उठी। इस कबाड़ को देखकर मेरे दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया। एक टेलीग्राफ। अगर मैं बस एक छोटा सा सिग्नल भी बना पाई तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। मैं दिन रात उस प्रोजेक्ट में जुट गई। हाथ से चलने वाला जनरेटर, तांबे के तार की कॉइल और एक छोटा सा हथौड़ा जो सिग्नल देगा। लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। तार टूट जाता, करंट इतना कमजोर था कि कुछ महसूस ही नहीं होता। मैं पागलों की तरह काम में लगी थी। मेरे हाथ मुंह काले थे, बाल बिखरे हुए थे। फू और फे को लगा कि मैं सच में पागल हो गई हूं। एक तपती दोपहर जब मैं पसीने में लथपथ अपना 108वां प्रयास कर रही थी, गुस्से में मेरे मुंह से निकला, उस कुत्ते जैसे सम्राट की वजह से आज मैं ये सब झेल रही हूं। और खटाक,
तार फिर टूट गया। मैं हताशा में अपने बाल नोचने ही वाली थी कि धड़ाम, मेरे टूटे फूटे कोल पैलेस का दरवाजा किसी ने लात मारकर खोल दिया। चौंधियाती धूप में एक शाही साया खड़ा था, सुनहरा मुकुट, शाही लिबास, सम्राट। उसके पीछे हथियारबंद गार्ड और पत्ते की तरह कांपता हुआ स्टीवर्ड फू। पूरे आंगन में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मैं जमीन पर बैठी, हाथ में टूटा तार लिए, कालिक से सना चेहरा उठाए बस उसे घूरती रही। दिमाग में बस एक ही ख्याल था, आज मैं गई, मेरी लैब पकड़ी गई। सम्राट की तेज नजरें मेरे स्टोव, मेरे साबुन, मेरे पंखे से होती हुई मेरे सामने पड़े कबाड़ के ढेर और मेरे हाथ में चमकते तार पर आकर टिक गईं। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी बर्फीली आवाज हथौड़े की तरह मेरे कानों पर पड़ी। तेरी ये हिम्मत, कोल्ड पैलेस में सोने का धागा छिपाकर जादू टोना कर रही है? सोने का धागा? जादू टोना? मैंने अपने हाथ के तार को देखा, अपने कबाड़ को देखा और फिर उसके गुस्से से भरे सुंदर चेहरे को। मेरे अंदर लावा फूट पड़ा। भाड़ में गया सम्राट, भाड़ में गई तमीज। मैं चीखती हुई खड़ी हो गई। जादू टोना? मैंने तार उसकी आंखों के सामने लहराया। अपनी शाही आंखें खोलकर देखिए महाराज, ये तांबा है, तांबा, सोना नहीं। और ये एक वैज्ञानिक प्रयोग है, विज्ञान, कोई जादू टोना नहीं। मेरे अंदर का सारा गुस्सा, सारी हताशा, सारे जुल्म का लावा एक साथ फट पड़ा। मैं यहां भूखी प्यासी सड़ रही हूं तो क्या करूं? मरने का इंतजार? ये स्टोव मैंने पेट भरने के लिए बनाया, ये साबुन तन ढकने के लिए, और ये पंखा इस जहन्नुम जैसी गर्मी से बचने के लिए। मैंने जो भी किया अपनी इज्जत से जिंदा रहने के लिए किया। इसमें कौन सा कानून टूट गया? मैं एक सांस में सब बोल गई। आंगन में सन्नाटा पसर गया। गार्डों ने तलवारें निकाल ली थीं। फू जमीन पर बेहोश पड़ा था। सम्राट बस मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे हैरानी में बदल रहा था, जैसे वो मुझे आज पहली बार देख रहा हो, जैसे वैज्ञानिक प्रयोग जैसा शब्द उसके पल्ले ही ना पड़ रहा हो। एक उम्र जैसी लंबी खामोशी के बाद वो आगे बढ़ा। उसके जूते मेरे बनाए कबाड़ पर चरमराए। वो सीधा मेरे हाथ के पंखे के पास गया, जो अभी भी धीरे धीरे घूम रहा था। उसने उंगली से उसे छुआ। पंखुड़ियां कांप उठी। वो मेरे धीमे जलने वाले स्टोव के पास गया, ढक्कन उठाया और अंदर बची राख को झांका। आखिर में उसकी नजर बांस के डंडे पर लटकते कपड़ों पर पड़ी, जो बिल्कुल साफ थे और उन पर करीने से पैबंद लगे थे। उनके पास नागदौन की कई पोटलियां भी रखी थी। उसने एक उठाई और अपनी नाक के पास ले गया। उसकी भौहें थोड़ी ढीली पड़ी। फिर वह घूमा। उसकी पैनी नजरें वापस मुझ पर और मेरे हाथ में रखे साबुन के बदसूरत पीले टुकड़े पर टिक गई। वो चीज, उसने कहा। आवाज में कोई भाव नहीं था। क्या है वो? मैंने पलकें झपकाई। साबुन? चीजें धोने के लिए? क्या धोने के लिए? हाथ, चेहरा, बाल, कपड़े, सब कुछ। मैं उसे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही थी। वह एक पल के लिए चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो, और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिससे आंगन में मौजूद हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ाए, जो खूबसूरत और अच्छी तरह से सजे हुए थे। आजमाओ। मुझे लगा मैंने गलत सुना। क्या आजमाओ? उसने मेरे हाथ में रखे साबुन की ओर इशारा किया। मैंने उसके बड़े हुए अविश्वसनीय रूप से साफ हाथों को देखा, जो लगभग चमक रहे थे। फिर अपने सादे और खुरदुरे साबुन के टुकड़े को देखा। फिर उसके चेहरे को, जिस पर कोई खास भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ उत्सुकता थी। क्या इस सम्राट का सिर दरवाजे से टकरा गया था, या मैंने उसे चिल्ला चिल्लाकर बेवकूफ बना दिया था? महाराज, मैंने मुश्किल से कहा, आपके हाथ पहले से ही काफी साफ है। इसकी वाकई कोई जरूरत नहीं है। हमने कहा आजमाओ। उसका लहजा सपाट था और उसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, तुम सम्राट हो, तुम जीते। मैंने हार मान ली और पानी के मर्तबान के पास गई।
आधा बेसिन फिल्टर किया हुआ पानी निकाला, साबुन का टुकड़ा उठाया और उसके बड़े हुए हाथ के पीछे की तरफ जोर से रगड़ा। चिकनाई के एहसास से उसकी भौहें लगभग न के बराबर सिकोड़ी। दांत पीसते हुए मैंने उसके शाही हाथ को पकड़ा, उसे थोड़ा गीला किया और साबुन मलना शुरू कर दिया। सफेद झाग जल्दी ही उसके हाथ के पीछे फैल गया। रीठा और लकड़ी की राख की हल्की सी महक उठी। बहुत सुखद तो नहीं, लेकिन गहरी सफाई वाली। वह नीचे देखता रहा, अपने हाथों पर झाग को बढ़ते हुए देखता रहा। उसकी नजर इतनी केंद्रित थी जैसे वह किसी दुर्लभ खजाने का अध्ययन कर रहा हो। लगभग 10 सेकंड बाद इसे धो डालो, उसने आदेश दिया। मैंने साफ पानी उठाया और धीरे धीरे झाग को धो दिया। जैसे ही पानी साफ हुआ, उसके पहले से ही साफ हाथ अब एक तरह की साफ हल्की ओस वाली सफाई दिखा रहे थे। उसने अपने हाथ उठाए, उन्हें धूप में बार बार घुमाया, फिर उन्हें अपनी नाक के पास लाया। कोई खुशबू नहीं, बस एक शुद्ध ताजगी भरी सफाई। वह बहुत देर तक चुप रहा, इतनी देर कि मेरे पैर सुन्न होने लगे। आखिर में उसने अपने हाथ नीचे किए और मुझे फिर से देखा। उसका भाव पढ़ना नामुमकिन था। ये चीज, उसने मेरे हाथ में रखे साबुन की ओर इशारा किया। तुमने बनाई है? किस चीज से बनी है? चर्बी, रीठा, लकड़ी, राख, कास्टिक पानी? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। वो थोड़ा हैरान हुआ, उसकी भौहें फिर से हिली। फिर उसकी नजर मेरे कबाड़ के ढेर पर घूमी और अंत में गियर और चुंबकों पर टिक गई। वो ढेर? वो रुका, जैसे अपने शब्द चुन रहा हो। वो किस लिए है? आ गया सवाल। मेरा दिल मेरे गले में आ गया। मैं ये कैसे समझाऊं? अगर मैं कहती हूं कि मैं एक आदिम टेलीग्राफ बना रही हूं, तो क्या वो मुझे पागल समझेगा या मुझ पर फिर से जादू टोना का आरोप लगाएगा? मैंने एक गहरी सांस ली और बोल पड़ी, महाराज, वो एक प्रयोग है। किस तरह का प्रयोग? संदेश भेजने का एक प्रयोग। मैंने उन शब्दों का उपयोग करने की कोशिश की जिन्हें वो शायद समझ सके। चुंबक, तांबे के तार और बिजली का उपयोग करके, खैर, चुंबक, तांबे के तार और एक अदृश्य शक्ति जो एक विशिष्ट संकेत को दूर से प्राप्त करने की अनुमति देती है। मैं बड़बड़ा रही थी। मुझे भी यह पूरी तरह से कल्पना लग रही थी। और हां, उसकी भौहें फिर से तन गई, आंखें संदेह से भरी थीं। संकेत, अदृश्य शक्ति। वो कबाड़ के ढेर के पास गया और एक चुंबक उठाने के लिए झुका। सिद्धांत सही है, मैंने जल्दी से जोर दिया। बस सामग्री अपर्याप्त है और मेरी तकनीक की सीमाएं हैं, इसीलिए यह अभी तक काम नहीं किया है। उसने उस काले फीके चुंबक को पकड़ा, उसे तौला, फिर एक तार उठाया और उसे अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। फिर उसने मुझे देखा। उसकी नजर आग की तरह जल रही थी। लूना। जी महाराज, मेरा दिल कस गया। तुम कितने समय से कोल्ड पैलेस में हो? 1 साल और 3 महीने महाराज। मुझे ठीक ठीक याद था। 1 साल और 3 महीने। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। और तुमने इसे इन सभी आविष्कारों को बनाने में बिताया है। क्यों? क्यों? मैं रुकी। जीवित रहने के लिए, जीवन को सहनीय बनाने के लिए, यह साबित करने के लिए कि मैं अभी भी किसी लायक हूं। मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन जो निकला वो था करने के लिए और कुछ नहीं था। सोचा व्यस्त रहूं। वो मुझे घूरता रहा। उसकी नजर ऐसी थी जैसे वो मेरे आर पार देख सकता हो। आंगन में फिर से दम घोटने वाली खामोशी छा गई। हवा चली और हाथ से चलने वाले पंखे के बांस के ब्लेड ने एक हल्की सी चरमराने की आवाज की। जब खामोशी मुझे कुचलने ही वाली थी तो वो बोला। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन ये ठहरे हुए पानी में एक पत्थर की तरह गिरी। हमारे लिए इनमें से एक बनाओ। मुझे लगा मैं कुछ और सुन रही हूं। वो पंखा। उसने धीरे धीरे घूमते बांस के ब्लेड की ओर इशारा किया। और वो साबुन। वो रुका। उसकी नजर मेरे सूखते कपड़ों पर घूमी। और वो चीज जो पानी को साफ करती है। उसने जोड़ा, इसे चियानुआन हॉल में पहुंचा देना। मैं पूरी तरह से स्तब्ध थी।
और सिर्फ मैं ही नहीं, जमीन पे स्टीवर्ट फू, दरवाजे पे गार्ड, दीवार के ऊपर से झांकती फे, हम सब पत्थर बन गए थे। सम्राट कोल पैलेस में आया, दरवाजे को लात मारी, कबाड़ का ढेर देखा, डांट खाई और महल में मुफ्त डिलीवरी के साथ एक ऑर्डर दे दिया। क्या यह कहानी थोड़ी अवास्तविक नहीं हो रही है? आने वाले दिनों में कोल्ड पैलेस ठंडे पानी में डाले गए गर्म लोहे की तरफ फूट पड़ा। स्टीवर्ट फू ने आहें भरना पूरी तरह से बंद कर दिया। वह सीधा चलता था और बिना कुछ कहे खाने के डिब्बे में एक नमकीन बत्तख का अंडा डाल देता था। फे मुझे शुद्ध विस्मय और भक्ति से देखती थी। दीवार पर चढ़कर मेरी शागिर्द बनने के लिए बेताब थी। पीच महल में सबसे व्यस्त व्यक्ति बन गई। कोल्ड पैलेस के बार बार चक्कर लगाती। अब कतरने नहीं बल्कि अच्छी गुणवत्ता का सामान लाती। बढ़िया चर्बी, नरम सूती कपड़ा, बिल्कुल नए औजार और यहां तक कि शहद का एक छोटा जार भी। लूना, महाराज ने कहा है कि केवल बेहतरीन सामग्री का उपयोग किया जाए। पीच ने उत्साह से भरे चेहरे के साथ घोषणा की। शाही घराने के मुखिया ने उन्हें खुद चुना है। मैं कोल्ड पैलेस की स्टार बन गई, नहीं, कोल्ड पैलेस की सबसे व्यस्त फोरमैन। सम्राट ने एक ऑर्डर दिया था, यह हल्के में लेने वाली बात नहीं थी। मैंने स्टीवर्ट फू को शामिल किया, जिसने संदिग्ध उत्साह के साथ मेरे सहायक के रूप में स्वेच्छा से काम किया, और फे जो बेशर्मी से बीच में घुसाई, ये दावा करते हुए कि वो सिर्फ निरीक्षण करना चाहती है। कोल्ड पैलेस का उत्पादन शुरू हुआ। पंखे को अपग्रेड की जरूरत थी। महीन बांस की पट्टियों को चिकना किया गया। गियर को आसान क्रैंकिंग, मजबूत हवा के प्रवाह के लिए फिर से डिजाइन किया गया। फ्रेम को ठोस दृढ़ लकड़ी से मजबूत किया गया। साबुन को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी, बार बार फिल्टर किया गया। बनावट और सुगंध में सुधार के लिए शहद और पुदीने का रस मिलाया गया। प्रत्येक बार को नए सूती कपड़े में लपेटा गया, जो मेल खाते चौकों में काटा गया था और करीने से बांधा गया था। फिल्ट्रेशन वेट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। अंदर और बाहर से साफ किया गया। महीन सफेद क्वार्ट्ज रेत और सक्रिय चारकोल के साथ स्तरित किया गया, जिसे कथित तौर पर निर्माण मंत्रालय के शिल्पकारों द्वारा विकसित किया गया था, जिससे फिल्ट्रेशन कई स्तरों तक बढ़ गया। मैंने एक साधारण शावर इंस्टॉलेशन मैनुअल भी शामिल किया, क्योंकि सम्राट से एक पेड़ से मिट्टी का बर्तन लटकाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। 24 घंटे काम करते हुए 3 दिन बाद एक अपग्रेडेड हाथ से चलने वाला पंखा, 1 दर्जन डीलक्स हनीमिंट साबुन बार, विस्तृत इंस्टॉलेशन निर्देशों के साथ एक पूर्ण प्रीमियम वाटर फिल्टरेशन और शावर सिस्टम, साथ ही मच्छरदानी और खुजली बाम के कई बड़े बंडल, सभी को शाही घराने के मुखिया द्वारा पूरे समारोह के साथ व्यक्तिगत रूप से ले जाया गया। स्टीवर्ट फू ने खाली आंगन को देखकर अपना माथा पोंछा और आह भरी। मेरे इतने सालों में ये पहली बार है जब किसी ने महाराज को इस तरह की चीजें भेजी हैं। फे बचे हुए कबाड़ में छानबीन कर रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। लूना, अगली बार जब महाराज को कुछ चाहिए होगा तो मुझे भी शामिल करना, मैं तुम्हारी मुफ्त में शागिर्द बनूंगी। मैं बची हुई एकमात्र अच्छी कुर्सी पर गिर पड़ी, थोड़ी असहज। सामान पहुंचा दिया गया था, लेकिन नतीजों का क्या? क्या वह कुत्ते जैसा सम्राट संतुष्ट होगा, या वह गलती निकालेगा और मुझे वैसे भी मार डालेगा? मैंने कई दिनों तक चिंता में इंतजार किया। मौत का कोई आदेश नहीं आया। इसके बजाय पीच विस्फोटक खबर लेकर आई। लूना, सब कुछ उड़ गया है, चियानुआन हॉल में धूम मची है। पीच इतनी उत्साहित थी कि वह मुश्किल से बोल पा रही थी। महाराज ने तुम्हारा शावर इस्तेमाल किया और मैंने सुना कि वह आधे घंटे तक अंदर रहे। जब बाहर आए तो उनके बाल अभी भी भीगे हुए थे। उनका चेहरा, ओह, बिल्कुल तरोताजा था। और पंखा, जब वह रिपोर्ट पढ़ते हैं तो एक जूनियर यूनक से उसे पूरे समय चलवाते हैं। कहते हैं कि यह बर्फ के बेसिन से बेहतर है और बर्फ भी बचाता है। और साबुन, चियानुआन हॉल में काम करने वाले हर एक व्यक्ति को अपना अपना बार मिला है। मुख्य स्टीवर्ड वांग अपने हाथ लगातार धोते हैं और हर किसी से डींगे मारते हैं कि उनके हाथ कितने साफ हैं। और सबसे अच्छी बात, महाराज ने शाही बिस्तर के चारों ओर तुम्हारी पोटलियां लटकवाई हैं। कहते हैं कि अब उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। पीच की आंखें चमक रही थी। लूना, तुम ये हो, उसने अंगूठा दिखाया। मैंने सांस छोड़ी। गर्व की एक छोटी सी लहर उठी। अब तुम जानते हो कि मैं किस चीज से बनी हूं महाराज।
इससे पहले कि मैं अपनी अकड़ पूरी कर पाती, स्टीवर्ड फू एक रहस्यमयी नजर के साथ दौड़ता हुआ आया। लेडी लू, सबसे असाधारण खबर, निर्माण मंत्रालय से कोई आया है। वे कहते हैं कि यह महाराज का आदेश है। वे अनुरोध कर रहे हैं कि लेडी लू निर्माण कार्यशाला में आकर फिल्टरेशन वैट और पंखे के निर्माण की विधि पर कुछ मार्गदर्शन दे। क्या निर्माण मंत्रालय मुझसे मार्गदर्शन मांग रहा है? मैं थोड़ी चकरा गई। क्या यह एक बड़ी छलांग नहीं है? एक बदनाम रखेल से निर्माण मंत्रालय के लिए तकनीकी सलाहकार तक। मंत्रालय की उज्जवल सुसज्जित कार्यशाला में खड़े होकर, जहां औजार और सामग्री हर जगह ढेर थी, मैंने लबादे पहने अधिकारियों की भीड़ को देखा। कुछ सफेद बालों वाले थे, कुछ अपनी जवानी में थे। उनकी आंखें उत्सुकता से भरी थीं, जिसमें एक मुश्किल से छिपी हुई भावना भी थी। क्या यह औरत वास्तव में कुछ कर सकती है? मुझे अजीब तरह से अजीब महसूस हो रहा था। प्रमुख अधिकारी मंत्री फांग थे, एक धोखेबाज युवा चेहरे वाले एक तेज तर्रार बूढ़े व्यक्ति। वो बहुत विनम्र था, लेकिन उसके लहजे में एक सच्चे इंजीनियर की सटीकता थी। लेडी लू, महाराज आपकी बेहतर फिल्टरेशन प्रणाली और पंखे की बहुत प्रशंसा करते हैं। हम बहुत आभारी होंगे यदि आप हमें बारीक विवरणों के बारे में बताएं, खासकर कि जल शोधन कैसे प्राप्त किया जाता है। मैंने खुद को संभाला। ठीक है, यह सिर्फ एक तकनीकी ब्रीफिंग है। जब मैं ये चीजें बना रही थी, तब तुम लोग पारंपरिक जुड़ाई पर पहेली बना रहे थे। मैंने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। महिलाओं के लबादों में यह सबसे सुंदर रूप नहीं था, लेकिन इसके लिए समय नहीं था। मैं तैयार सामग्री के पास गई। मंत्री फांग, यदि आप ध्यान से देखेंगे, मैंने फिल्ट्रेशन सामग्री उठाई। कुंजी स्तरित फिल्ट्रेशन है। नीचे मोटे बजरी बड़े कणों को फंसाती है, बीच में चारकोल गंध और महीन निलंबित पदार्थों को सोखता है, ऊपर महीन रेत दूसरे पास के लिए। मैंने अपने हाथों से प्रदर्शन करते हुए समझाया। पानी के प्रवाह की दिशा भी मायने रखती है। धीमी गति से रिसना सबसे अच्छा काम करता है। पंखे के लिए कुंजी गियर अनुपात और ब्लेड कोण है। मैंने इसे सुलभ रखा, हमेशा उन शब्दों में जिन्हें वे समझ सकते थे, और कभी-कभी एक त्वरित आरेख भी बनाती थी। पहले तो अधिकारी और शिल्पकार संदेह के साथ देखते रहे। धीरे धीरे उनके भाव बदले। कुछ सिर हिलाने लगे, कुछ ने छोटी नोटबुक निकाली और तेजी से लिखने लगे। कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछा, लेडी लू, चारकोल विशेष रूप से दृढ़ लकड़ी से क्यों बना होना चाहिए? क्या देवदार का चारकोल काम नहीं करेगा? दृढ़ लकड़ी के चारकोल की संरचना अधिक स्थिर होती है, मजबूत अवशोषण होता है और यह पाउडर में नहीं टूटेगा। क्या पंखे के ब्लेड का वक्र यथासंभव तीव्र होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको केंद्रित वायु प्रवाह को खिंचाव प्रतिरोध के खिलाफ संतुलित करने की आवश्यकता है। कार्यशाला में माहौल गर्म और जीवंत हो गया। हम फिल्टरेशन और पंखों से लेकर गुरुत्वाकर्षण प्रवाह का उपयोग करके महल की जल निकासी प्रणाली में सुधार करने और अपशिष्ट लकड़ी को मजबूत मिश्रित बोर्डों में संपीड़ित करने तक गए। एक अलग दुनिया से मेरे पास जो खंडित ज्ञान था, वह इस माहौल में जीवंत हो उठा और विचारों से आग लग गई। मंत्री फांग की मेरी ओर की नजर विनम्र शिष्टाचार से वास्तविक प्रशंसा में बदल गई। लेडी लू, आपकी प्रतिभा उल्लेखनीय है। ये विचार सरल लगते हैं, फिर भी वे गहरे प्राकृतिक सिद्धांतों के साथ संरेखित होते हैं। वास्तव में आंखें खोलने वाला है। सत्र के अंत तक हर कोई संतुष्ट होकर चला गया। मंत्री फांग ने व्यक्तिगत रूप से मुझे दरवाजे तक छोड़ा और मुझे बढ़िया लकड़ी के औजारों का एक सेट भेंट किया। लेडी लू, जब भी आपके पास कोई प्रेरित विचार हो या सामग्री की आवश्यकता हो, तो बस मंत्रालय कार्यशाला में संदेश भेजे, हम प्रदान करेंगे। उसने गंभीरता से वादा किया। कोल्ड पैलेस वापस जाते समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बादलों पर चल रही हूं। एक मंत्रालय के अधिकारी ने मुझे औजार और एक खुला निमंत्रण दिया। ये दुनिया अवास्तविक थी और ये अगले दिन और भी अवास्तविक हो गई जब सम्राट का इनाम आया। चुपके से दिया गया बत्तख का अंडा नहीं। शाही घराने के मुखिया के नेतृत्व में एक पूर्ण आधिकारिक जुलूस, जिसमें 4 रेशम और ब्रोकेड के थान विभिन्न रंगों में, एक छोटे लाख के डिब्बे में सोने और चांदी की मुहर, लिपि के गहने,
ताजे महल के फूलों का एक डिब्बा, प्रीमियम स्याही और कागज और स्याही का पत्थर और एक महिला के हाथों के लिए आकार के बिल्कुल नए नाजुक औजारों का एक पूरा सेट, जिसमें एक छोटी आरी, एक हाथ का रंदा, एक नक्काशी चाकू, एक शासक और यहां तक कि एक कॉम्पैक्ट हाथ की ड्रिल भी शामिल थी। शाही घराने का मुखिया पूरी तरह से खिले हुए फूल की तरह मुस्कुरा रहा था। लेडी लू, महाराज का व्यक्तिगत फरमान। लेडी लू ने सरल सोच, उल्लेखनीय रचनात्मकता का प्रदर्शन किया है जो प्रशंसा के योग्य है। ये उपहार निरंतर अनुसंधान का समर्थन करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। जिस तरह से वह अनुसंधान शब्द पर रुका, उसका भाव थोड़ा दर्दनाक था। मैंने चमकते हुए उपहारों के ढेर को घूरा, खासकर उस औजार सेट को जिसका मैं सपना देख रही थी। मेरा दिल धड़क रहा था। वह कुत्ते जैसा सम्राट शियाओ, वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है? क्या वह मेरे आविष्कारों को स्वीकार कर रहा है, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है? स्टीवर्ट फू इतना भावुक हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। माय लेडी, आपने कर दिखाया, सच में कर दिखाया। फे जलन से भर गई थी। वो गुलाब लाल रेशमी कपड़े के थान के चारों तरफ घूमते हुए बोली, लूना, अगर तुम आगे जाकर बहुत बड़ी बन जाओ तो मुझे मत भूलना। अब सब कुछ थोड़ा बदलने लगा था। कोल्ड पैलेस वही था, लेकिन अब वहां का माहौल पहले जितना सख्त नहीं रहा। खाने में भी सुधार हो गया था। मोटे अनाज की रोटी की जगह सफेद आटे की रोटी मिलने लगी। कभी कभी थोड़ा मांस भी मिल जाता था। पीच अब मेरी भरोसेमंद खरीदारी करने वाली बन गई थी। वो उपहारों से बचाए गए थोड़े से चांदी के सिक्के या मंत्रालय से बदले गए छोटे सामान लेकर अलग अलग और अनोखी चीजें ढूंढकर लाती थी। अब मेरे आविष्कार सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं थे, बल्कि मजेदार और काम की चीजों की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे मजबूत बैल की नस और बांस से एक खिलौना क्रॉसबो बनाना जो ज्यादा दूर और सही निशाना लगा सके, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे कुछ नया बनाने का मन था। कभी मैं टूटे हुए कांच और तांबे की पाइप से एक साधारण दूरबीन बनाने की कोशिश करती, तो कभी शोरे से बर्फ बनाने का प्रयोग करती। धीरे धीरे मेरा छोटा सा आंगन कोल्ड पैलेस की अजीब लेकिन काम की चीजें बनाने की आधिकारिक जगह बन गया। स्टीवर्ट फू मेरा मुख्य सहायक और सुरक्षा देखने वाला गया था। उसका सबसे बड़ा काम यह देखना था कि कहीं मैं महल में आग ना लगा दूं। फे मेरी सबसे बड़ी परीक्षक और समीक्षक बन गई थी। वह हर असफल मशीन या सामान को पहले इस्तेमाल करके देखती और चिल्लाकर अपनी राय देती। यहां तक कि पीच भी आदि विशेषज्ञ बन गई थी। उसे हर अजीब सामान की कीमत और गुणवत्ता की अच्छी जानकारी हो गई थी। कोल्ड पैलेस पहले कभी इतना जिंदा और खुशहाल नहीं लगा था। एक और शांत लेकिन व्यस्त महीना बीत गया। एक शाम मैं दूसरी पीढ़ी वाले हाथ से चलने वाले पंखे को ठीक करके थक चुकी थी। इस नए पंखे में अब गति बदलने वाले गियर और हवा कम ज्यादा करने की सुविधा भी थी। तभी पीच घबराई हुई पीले चेहरे के साथ दौड़ती हुई आई। लूना, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ, आराम से बताओ। उत्तरी सीमा से एक आपातकालीन सैन्य रिपोर्ट आई है, पीच ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। कहते हैं कि हमारी हार हो गई, बहुत सारे सैनिक मारे गए। महाराज ने गुस्से में शाही अध्ययन कक्ष में अपनी मेज से सारी रिपोर्टें फेंक दी। उत्तरी सीमा पर हार, मेरा दिल बैठ गया। भले ही मैं यहां बंद थी, लेकिन मुझे पता था कि यिन राजवंश के लिए उत्तरी सीमा कितनी जरूरी थी। वही उनकी सुरक्षा की ढाल थी। उसका हारना बहुत खतरनाक था। मैंने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें कुछ खास जानकारी पता है? पीच ने सिर हिलाया। मुझे पूरी जानकारी कैसे होगी, बस इतना सुना है कि सेना दुश्मन के जाल में फंस गई। खबरें बहुत धीरे पहुंचती हैं। मदद करने वाली सेना समय पर नहीं पहुंच पाई। हालात बहुत खराब हैं। महल का माहौल पूरी तरह बदल गया था। हर कोई तनाव में था। खबरें बहुत धीरे पहुंचती है। मेरे दिमाग में अचानक बिजली की तरह एक विचार आया। वो कबाड़ जिसे सम्राट ने पहले किसी श्राप वाली चीज समझ लिया था। मेरा असफल बहुत शुरुआती टेलीग्राफ मॉडल, वो तो ठीक से क्लिक की आवाज भी नहीं निकाल पाया था। पूरी तरह असफल था, लेकिन उसका सिद्धांत,
इस दुनिया में जहां लोग अभी भी तेज घोड़ों और धुएं या आग के संकेतों पर निर्भर थे, अगर छोटी दूरी पर सीधे संदेश भेजने वाली कोई चीज काम कर जाए, मैं तुरंत उठी और कमरे के कोने की तरफ भागी। धूल से ढका दत्ते का डिब्बा निकालकर खोला। उसमें जंग लगे गियर, स्प्रिंग, चुंबक और कुछ पतले तांबे के तार पड़े थे। लेकिन मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। एक खतरनाक, लगभग पागल सा विचार मेरे मन में जगह बना चुका था और तेजी से बढ़ रहा था। स्टीवर्ट फू! मैं अचानक मुड़ी। मेरी आवाज इतनी तेज और जल्दी वाली थी कि मुझे खुद एहसास नहीं हुआ। जी, यहां हूं। स्टीवर्ट फू घबरा गया और लगभग हाथ की चीजें गिरा बैठा। मेरे लिए एक संदेश पहुंचाओ। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। जाकर कहो कि लूना महाराज से मिलने की अनुमति चाहती है। स्टीवर्ट फू की आंखें डर से बड़ी हो गईं, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मेरी लेडी, आप अभी महाराज से मिलना चाहती हैं? हां, अभी। मैंने अपने हाथ में पकड़े चुंबक और तार की तरफ देखा और साफ शब्दों में कहा, उत्तरी सीमा की सैन्य खबरों के बारे में मेरे पास एक समाधान है। शाही अध्ययन कक्ष में माहौल इतना भारी था कि जैसे हवा भी बोझिल लग रही हो। हर कोने में दबा हुआ गुस्सा और डर महसूस हो रहा था। सम्राट शियाओ बड़ी शाही मेज के पीछे बैठे थे। उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। आंखें लाल थीं और मेज पर रिपोर्टें बिखरी पड़ी थीं। बड़े मंत्री सिर झुकाकर खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ठीक से सांस भी ले सके। स्टीवर्ट फू अंदर आया, झुककर घुटनों के बल बैठ गया। वह इतना कांप रहा था कि उसकी आवाज मुश्किल से निकल रही थी। महाराज, लेडी लू कहती हैं, उत्तरी सीमा की सैन्य खबरों के बारे में उनके पास एक समाधान है। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। ऐसा सन्नाटा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। सभी मंत्रियों ने तुरंत सिर उठाकर स्टीवर्ट फू की तरफ देखा, जैसे वो पागल हो गया हो। कोल्ड पैलेस में रहने वाली एक अपमानित उपपत्नी रखेल के पास सैन्य संदेशों की समस्या का हल है? ऐसी समस्या जिसमें आपातकालीन घुड़सवार भी समय पर नहीं पहुंच पा रहे। सबको यह मजाक जैसा लगा। सम्राट शियाओ की ठंडी और तलवार जैसी तेज नजर धीरे धीरे स्टीवर्ट फू पर पड़ी। तुमने क्या कहा? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक 10 डिग्री कम हो गया हो। स्टीवर्ट फू लगभग अपना चेहरा जमीन से लगा बैठा। आपका सेवक सच कह रहा है महाराज, ये लेडी लू है, वही कहती है। उसे अंदर भेजो। सम्राट शियाओ की आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। कुछ ही देर बाद मुझे अंदर लाया गया। मेरे शरीर पर आधे पुराने और घिसे हुए महल के कपड़े थे। बाल बस साधारण तरीके से पिन से बंधे थे। चेहरे पर अभी भी कार्यशाला की कालिख लगी हुई थी और मैं उस गत्ते के डिब्बे को अपनी छाती से कसकर पकड़े हुई थी। मेरा यह रूप शाही अध्ययन कक्ष की गंभीरता से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। कई मंत्रियों ने अपनी हैरानी, तिरस्कार और अविश्वास छुपाने की भी कोशिश नहीं की। लेडी लू, सम्राट शियाओ ने अपनी बाज जैसी तेज नजर मुझ पर टिकाई। क्या तुम्हें पता है कि जो व्यक्ति राज्य के सैन्य मामलों में दखल देता है, उसे कैसी सजा मिलती है? मैं धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गई। डर की वजह से नहीं, बस मेरे पैर अचानक कमजोर पड़ गए थे। महाराज, मैंने सिर उठाकर सीधे उनकी आंखों में देखा। मैं राज्य के मामलों में दखल देने की हिम्मत नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास ऐसी चीज हो सकती है जो संदेश बहुत तेजी से पहुंचा सके। उनकी नजर मेरे हाथों में पकड़े डिब्बे पर गई। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हारा वही कबाड़? मैंने तुरंत सिर हिलाया। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। महाराज, क्या आपको कोल्ड पैलेस में देखी हुई वो चीजें याद हैं जिन्हें आपने श्राप वाली वस्तुएं कहा था? सम्राट शियाओ की आंखें हल्की सी बदली। वो कोई श्राप वाली चीज नहीं थी, मैंने जल्दी से कहा। वो असल में संदेश भेजने वाला उपकरण बनने वाला था। उसका सिद्धांत चुंबक, कुंडली और बिजली के प्रवाह पर आधारित है। बस! एक सफेद बालों वाले बूढ़े मंत्री ने मुझे बीच में ही रोक दिया। शायद वो युद्ध मंत्री था। ये कैसी बेकार बातें हैं? चुंबक और बिजली का प्रवाह?
कभी सुना तक नहीं। दूसरे सैन्य अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, सैन्य मामले बहुत जरूरी हैं। तुम इतनी बड़ी बात में समय बर्बाद करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? एक और अधिकारी बोला, इस औरत का दिमाग खराब हो चुका है, इसे तुरंत बाहर निकालो। चारों तरफ आवाजें उठने लगी। मैंने होंठ काट लिए। डिब्बे को पकड़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन सम्राट शियाओ ने तुरंत कुछ नहीं कहा। वो बस मुझे देख रहे थे, जैसे मेरा आकलन कर रहे हों, सोच रहे हों कि मुझ पर भरोसा किया जाए या नहीं। पूरा शाही अध्ययन कक्ष सिर्फ भारी सांसों की आवाज से भरा था। आखिरकार उन्होंने कहा, तुम्हारी ये तेज संदेश भेजने वाली चीज कितनी तेज है? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, सबसे तेज घोड़े से भी अनगिनत गुना तेज। कितनी तेज? लगभग तुरंत। बकवास। युद्ध मंत्री अपनी दाढ़ी पकड़ते पकड़ते लगभग खांस पड़ा। सम्राट शियाओ ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। फिर उन्होंने मेरी तरफ गहराई से देखा। लूना, क्या तुम्हें पता है कि सम्राट से झूठ बोलने की क्या सजा होती है? मैंने बिना डरे उनकी आंखों में देखा। अगर मेरे मुंह से एक भी झूठ निकला तो मैं मृत्यु दंड स्वीकार करूंगी। फिर से दम घोट देने वाला सन्नाटा छा गया। ठीक है। सम्राट शियाओ धीरे धीरे उठे। उनका लंबा शरीर मेरे ऊपर भारी दबाव जैसा लग रहा था। हम तुम्हें एक मौका देते हैं, अभी, इसी समय। तुम्हारे उस डिब्बे में जो भी है उससे यही साबित करो। उन्होंने अध्ययन कक्ष के खुले हिस्से की तरफ इशारा किया। अगर यह काम कर गया तो तुम्हारी सेवा याद रखी जाएगी। उनकी आंखें अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। लेकिन अगर असफल हुई तो तुम्हारे सारे अपराध एक साथ गिने जाएंगे। कोई दया नहीं। मेरा दिल गले तक आ गया। हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। मैंने सूखी आवाज में कहा, मुझे कुछ चीजें चाहिए होंगी। कहो। बहुत पतला तांबे का तार, जितना पतला और लंबा हो सके, इतना कि इस पूरे कमरे के चारों ओर कई बार लपेटा जा सके। साथ ही पतली लोहे की प्लेटें और एक सूखी बैटरी। मैं अचानक रुक गई। बैटरी कैसे समझाऊं? तांबे का तार और लोहे की प्लेटें तो निर्माण मंत्रालय के भंडार में होंगी। तभी मंत्री फांग, जिन्हें शायद बीच में बुलाया गया था, आगे बढ़े। उनकी आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। लेडी लू, और क्या चाहिए? जो चाहिए बस कहिए, मैं तुरंत व्यवस्था करवाता हूं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपना सब कुछ मेरे भरोसे लगा दिया हो। मैंने जल्दी से कहा, खट्टे फल या सिरका, जितना ज्यादा खट्टा हो उतना अच्छा। नमक, जिंक की प्लेटें, तांबे की चादरें, अगर न हो तो लोहे की कीले और तांबे के सिक्के भी चलेंगे। मुझे जो मिल सके उसी से सबसे साधारण बैटरी बनानी थी। सब तैयार करो। सम्राट शियाओ की आवाज तलवार जैसी तेज थी। अचानक पूरा शाही अध्ययन कक्ष हलचल से भर गया। मंत्री फांग खुद लोगों की टोली लेकर भंडार घर की ओर दौड़ पड़े। सेवक सिरका, खट्टे फल और नमक ढूंढने भागने लगे। मैं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई। डिब्बा खोला, गियर और चुंबक निकाले और कॉइल दोबारा लपेटने लगी। साथ ही जल्दी जल्दी एक साधारण टेलीग्राफ मशीन जोड़ने लगी। कई मंत्री मेरे आसपास खड़े थे। उनके चेहरे कठोर थे। आंखों में अविश्वास और छिपा हुआ मजाक साफ दिख रहा था। सम्राट शियाओ ठीक मेरे पास खड़े थे और ऊपर से मेरा काम देख रहे थे। हर सेकंड भारी लग रहा था। धीरे धीरे सामान आने लगा। मंत्री फांग के निर्देश पर तांबे के तार कमरे में और खंभों के चारों तरफ जाले की तरह फैलाए गए। मैंने चीनी मिट्टी के कटोरे में गाढ़े सिरके और नमक का घोल बनाया। उसमें तांबे के सिक्के सकारात्मक सिरा और लोहे की कीलें नकारात्मक सिरा बनाकर डाली। फिर तांबे के तारों से सब कुछ अपने टेलीग्राफ से जोड़ा। कमरे के दूसरे छोर पर छोटा रिसीवर रखा। एक छोटा सा ढांचा जिसमें बहुत हल्का हथौड़ा लटका हुआ था। यह देखने में बेहद साधारण और अधूरा लग रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। सिद्धांत कितना भी सही क्यों ना हो, असली काम हमेशा अलग होता है। इतने लोगों की निगाहें मुझ पर थी। ऊपर से सम्राट की धमकी भी सिर पर लटकी हुई थी। मैंने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया। सब कुछ इसी एक पल पर टिका था। मैं मशीन के सामने बैठ गई। हाथ से घुमाने वाले हैंडल को कसकर पकड़ा।
दिल पसलियों से टकरा रहा था। मैंने पूरी ताकत से हैंडल घुमाया। घर। पुराने गियर खुरदुरी आवाज के साथ घूमे। एक हल्का बिजली का प्रवाह तांबे के तारों में दौड़ा। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की नजर दूसरे छोर पर रखे रिसीवर पर टिक गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। बांस और जाली से बना छोटा हथौड़ा बिल्कुल नहीं हिला। पूरा कमरा फिर से चुप। निराशा फैलने लगी। युद्ध मंत्री ने ठंडी हंसी छोड़ी। सम्राट शियाओ का चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ गया। जैसे ही वह कुछ कहने वाले थे, झट रिसीवर की कॉइल पर एक बेहद हल्की चिंगारी चमकी और गायब हो गई। फिर वह पंख जैसा हल्का हथौड़ा जो मुश्किल से दिख रहा था, हल्का सा नीचे झुका और फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। टक। हथौड़ा नीचे रखी लोहे की प्लेट से टकराया। आवाज छोटी थी लेकिन उस गहरे सन्नाटे में वो किसी गरज जैसी लगी। हिला! मंत्री फांग सबसे पहले चिल्लाए। उनका चेहरा लाल हो गया था। रिसीवर की तरफ इशारा करते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। आवाज आई! सच में आवाज आई! एक युवा अधिकारी हैरानी से चिल्ला उठा। युद्ध मंत्री और सैन्य कमांडर दोनों जैसे पत्थर बन गए। उनकी आंखें चौड़ी थीं, मुंह खुला रह गया था। सम्राट शियाओ की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह एक कदम आगे बढ़े और लगभग रिसीवर के पास झुक गए। उनकी आवाज में पहली बार छिपा हुआ उत्साह महसूस हो रहा था। मैंने दांत भींचे और फिर से हैंडल घुमाया। घर। टक। एक और आवाज आई, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। ये सच में काम करता है, सैन्य कमांडर ने अविश्वास भरी आवाज में कहा। सम्राट शियाओ धीरे धीरे सीधे खड़े हुए। अब उनकी नजर पहले जैसी ठंडी और हिसाब लगाने वाली नहीं थी। उसमें हैरानी, उत्सुकता और चमक थी, जैसे किसी इंसान ने अभी अभी एक नई दुनिया देख ली हो। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीमी लेकिन ताकत भरी आवाज में पूछा, लूना, हमें सच सच बताओ, ये चीज आखिर है क्या और इसे ज्यादा दूर तक कैसे पहुंचाया जा सकता है?